नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। कंप्यूटर के बिना शिक्षा प्रणाली एकदम जीरो है। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य ही बन चुका है, क्योंकि आज के समय में आधे से ज़्यादा काम कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए अपने इस वीडियो में कंप्यूटर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर लेकर के आया हूँ, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखना इस वीडियो को, और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना और शेयर करना। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का यूज कहाँ किया गया था? किस ऑफिस में किया गया था? या वो ऑफिस गवर्नमेंट था या प्राइवेट सेक्टर का कोई ऑफिस था? तो दोस्तों, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? इसके ऑप्शंस है प्रधान डाकघर बेंगलुरु, बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, थर्ड प्रधान डाकघर नई दिल्ली, और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। दोस्तों, भारत में कंप्यूटर का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग 1952 में। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। और कहाँ किया गया था? तो भारत में कंप्यूटर का सबसे पहले प्रयोग किया गया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था। और एनालॉग कंप्यूटर भारत का सबसे पहला कंप्यूटर था, जो कि आईएसआई में स्थापित हुआ था। आईएसआई मीन्स भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भारतीय सांख्यिकी संस्थान में 1952 में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना हुई थी, जो कि भारत का सबसे पहला कंप्यूटर था। याद रहेगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैंक खाली स्थान एक कंप्यूटर नेटवर्क में भाग लेने वाले प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर प्रिंटर को सौंपा गया एक संख्यात्मक लेबल है। एक ऐसा चीज जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में भाग लेने वाले प्रत्येक डिवाइस को सौंपा गया एक संख्यात्मक लेबल है। तो इसके ऑप्शंस है मेल पता, मेल एड्रेस, सेकेंड है आईपी एड्रेस, थर्ड है टोपोलॉजी, और फोर्थ है रूटर। दोस्तों, एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क में भाग लेने वाले प्रत्येक डिवाइस को सौंपा गया एक संख्यात्मक लेबल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक ऐसा नेटवर्क है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में भाग लेने वाले प्रत्येक डिवाइस को एक संख्यात्मक लेबल के रूप में सौंपा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर आईपी एड्रेस। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्ड धारक के इन वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के वादे के आधार पर अपने धारक को सामान और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है? इसका शॉर्ट फॉर्म यह है कि ऐसा कार्ड धारक जो कि किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज के लिए, क्रेडिट या डेबिट के लिए, या किसी सामान को परचेस करने के लिए अनुमति देता है, और उससे आप पैसे उसको पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस है बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके सामने चार ऑप्शन है, बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना। और आपके पास में ऑप्शन है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, लेकिन डेबिट कार्ड के थ्रू आपके अकाउंट में जितना पैसा होता है उसी के आधार पर आप कोई भी चीज
खरीदने या उसको यूज करने का ये कर सकते हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है, आपको क्रेडिट कार्ड पर लोन मिल जाता है ना, लोन मिल जाता है जो कि आपके पास में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, या आपके अकाउंट में पैसा ना आने के बावजूद भी वह अगले अपना जो कस्टमर जो होता है उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है, उसको हमें बाद में पे करना होता है विथ ईएमआई, विथ इंटरेस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड धारक के को यह सुविधा मिलती है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के वादे के आधार पर अपने धारक को सामान और सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है, क्रेडिट कार्ड। याद रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत लेंथी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में डेटा निर्यात करने का विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है? एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटा निर्यात करने के लिए किस मेनू डेटा निर्यात करने का विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है, किस मेनू से डेटा का निर्यात होता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो जानना चाहिए कि एमएस एक्सेस क्या होता है। तो आपको बता दूं कि एमएस एक्सेस एक ऐसी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसकी रचना और वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ध्यान से सुनना, एमएस एक्सेस एक ऐसी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसकी रचना और वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज और मैक ओएस एक्स के लिए किया है। दोस्तों इसका अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग होता है और इसका उपयोग डेटाबेस बनाने में, डेटाबेस को मैनेज करने में और उसका विश्लेषण करने में और रिपोर्ट बनाने में किया जाता है। तो यह हुई एमएस एक्सेस की डेफिनेशन। इसमें डेटा का निर्यात किस मेनू के अंतर्गत होता है, किस मेनू के अंतर्गत होता है? इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट है डेटाबेस उपकरण, सेकंड है बाहरी डेटा, थर्ड है होम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट है डेटाबेस उपकरण, सेकंड बाहरी डेटा, थर्ड होम और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, बाहरी डेटा। एमएस एक्सेस में डेटा को निर्यात करने के लिए, देखो ऑप्शन से ही प्रूफ होता है, बाहरी निर्यात करने के लिए बाहरी डेटा का यूज करोगे। तो एमएस एक्सेस में डेटा निर्यात करने का विकल्प किस मेनू में होता है? तो बाहरी डेटा में। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन उसी के प्रकार है, एमएस एक्सेस के टाइप ही। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सेल में वर्णों की संख्या का गणना करता है? डिजिटों को कैलकुलेट करने का काम एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन करता है? इसके ऑप्शंस है लेन, लंबाई, गिनती, एलएनजी। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सेल में वर्णों की संख्या की गणना करता है? तो सबसे पहले तो एमएस एक्सेल क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों एमएस एक्सेल की डेफिनेशन क्या है? एमएस एक्सेल की डेफिनेशन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा जा सकता है या कहते ही है, एक ऐसा लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम है जो कॉलम और रो में किसी भी डाटा को व्यवस्थित करता है। आप अपने कंप्यूटर में यदि किसी प्रकार का बिल यदि मैन्युफैक्चर करते हैं, बिल बनाते हैं या किसी का डाटा बनाते हैं तो आप कॉलम और रो में बनाएंगे। तो एक है जो कॉलम और रो में किसी भी डाटा को व्यवस्थित करता है और जिसमें विभिन्न फार्मूलों के माध्यम से डाटा डाला जाता है और सेट किया जा सकता है, ऐसे सिस्टम को एमएस एक्सेल कहा जाता है, जो कि हम लोगों को या आप किसी भी ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एक सेल में वर्णों की गणना करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेन। एमएस एक्सेल में लेन लोकल एरिया नेटवर्क, लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो एमएस एक्सेल में लोकल एरिया नेटवर्क एक सेल में वर्णों की संख्या का गणना करता है। लोकल एरिया नेटवर्क लेन का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, जो कि एमएस एक्सेल में एक ऐसा फंक्शन है यह जो सेल में वर्णों की संख्या को कैलकुलेट करता है। ठीक है दोस्तों।
किसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन के अंदर के फंक्शन को, जैसे फोल्डर के अंदर में आप फोल्डर बनाते हैं अपने फ़ोन में हो या कंप्यूटर में हो, तो फंक्शन के अंदर के फंक्शन को हम क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं? तो इसके ऑप्शंस है डबल फंक्शन, स्विच फंक्शन, लूप फंक्शन और नेस्टेड फंक्शन। दोस्तों किसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन को क्या कहते हैं? डबल फंक्शन तो नहीं कहेंगे, नहीं तो ये होता है कि नहीं यार इस फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन है तो डबल फंक्शन कहेंगे, डबल फंक्शन नहीं कहेंगे। और उस फंक्शन को आप स्विच भी नहीं कह सकते हैं। यदि आपका फर्स्ट फंक्शन खुला हुआ है, फर्स्ट फंक्शन ओपन है और सेकंड फंक्शन आपको उसके अंदर में खोल के रखा है, तो आप डायरेक्ट उसको स्विच नहीं कर सकते, इसलिए उसे स्विच फंक्शन भी नहीं कहेंगे और लूप फंक्शन भी नहीं कह सकते। क्योंकि लूप का मतलब क्या होता है? इसे छोड़ करके आगे बढ़ जाना, किसी चीज को छोड़ करके उसके आगे बढ़ जाना। जैसे आप मेरे वीडियो को स्किप कर करके देखते होंगे, वीडियो की लैंग्वेज में, यूट्यूब की लैंग्वेज में उसे स्किप कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में लूप कहते हैं, है ना। तो दोस्तों इसका आंसर है नेस्टेड फंक्शन। किसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन को हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस विंडोज 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउजर पहले से इंस्टॉल आता है? आप सभी ने एमएस विंडोज 7, विंडो 10 सभी लोग जानते हैं, लेकिन विंडो 10 के साथ में कौन सा वेब ब्राउजर पहले से इंस्टॉल आता है? इसके ऑप्शंस है क्रोम, सफारी, एज और फायरफॉक्स। तो दोस्तों फायरफॉक्स तो कंपलसरी है, हर एक विंडो में होता है, हर एक विंडोज में होता है। लेकिन विंडो 10 में ऐसा कौन सा वेब ब्राउजर है जो कि पहले से इंस्टॉल रहता है? क्रोम विंडोज 7 में सबसे पहले इंस्टॉल रहता था, विंडोज 7 में सबसे पहले इंस्टॉल होता था क्रोम। तो इसमें ऐसा कौन सा वेब ब्राउजर है जो कि सबसे पहले से इंस्टॉल आता है? तो इसका आंसर होगा एज, AEDG, एज वाला, एज वाला नहीं, EDG। एमएस विंडोज 10 में, विंडो 10 में एज ब्राउजर पहले से इंस्टॉल होता है और विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट का न्यू लॉन्च ब्राउजर है जो कि कुछ समय पहले ही, आज के समथिंग 5 साल पहले ही विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। और इसकी लैंग्वेज कौन सी है दोस्तों? C#, C++। इस लैंग्वेज में यह विंडो काम करता है। तो विंडो 10 के साथ में कौन सा ब्राउजर सबसे पहले से इंस्टॉल आता है? तो एज ब्राउजर, याद रहेगा, एज ब्राउजर विंडो 10 में सबसे पहले इंस्टॉल आता है, पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में शीर्ष लेख और पाद लेख जोड़ने के लिए किस मेनू का विकल्प का उपयोग किया जाता है? शीर्ष लेख, टॉप हेडर एंड लास्ट हेडर लिखने के लिए या जोड़ने के लिए किस मेनू का विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस है इंसर्ट, फाइल, रेफरेंस और रिव्यू। तो दोस्तों किसी फाइल में शीर्ष लेख और पाद लेख जोड़ने के लिए किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसर्ट। विंडोज 98 में उन्नत बूट विकल्पों तक पहुंचने के लिए स्टार्टअप के दौरान कौन सी कुंजी दबाई जाती है या किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज 98 में, ईयर 1998 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया विंडोज 98 में उन्नत बूट विकल्पों तक पहुंचने के लिए स्टार्टअप के दौरान कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस है F10, F2, F8 और F1। तो दोस्तों विंडोज 98 में उन्नत बूट विकल्पों तक पहुंचने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? F8, याद रहेगा, F8 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है स्टार्टअप के दौरान उन्नत बूट विकल्पों तक पहुंचने के लिए, सिर्फ विंडोज 98 में, विंडो 10 और विंडोज 7 में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा
सबसे पुराना वेब ब्राउजर अभी भी उपयोग में है? सबसे पुराना वेब ब्राउजर अभी भी उपयोग में है? तो इसके ऑप्शंस है सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, लिंक्स, नेविगेटर। इस क्वेश्चन में दोस्तों दो क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है जो कि अभी भी उपयोग में है। तो सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है, यदि आपको पता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो सबसे पुराना वेब ब्राउजर है लिंक्स। लिंक्स ब्राउजर आज भी यूज किया जाता है। याद रहेगा दोस्तों, सबसे पुराना ब्राउजर वेब ब्राउजर कौन सा है? लिंक्स है, जो कि आज भी यूज किया जाता है ना दोस्तों। इसी प्रकार कंप्यूटर पे आधारित और भी क्वेश्चंस मैं अपने अगले वीडियोस में लेकर के आऊंगा। उन्हें देखने के लिए या उन्हें सुनने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना। यदि आपने एक क्वेश्चन भी मिस कर लिया और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो इसमें लॉस आप ही का है। इसलिए वीडियो पे आने के बाद में वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देख करके वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। यदि मुझसे कुछ गलती होती है या मेरे द्वारा कोई गलत आंसर बताया जाता है आपको, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का मैंने इस वीडियो में 2 से 3 बार बोल चुका है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी, जय श्री राम।